हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 6 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को इराडिकेट किया जाए। हम बात करेंगे क्या रिकमेंडेशन है, लेकिन कंटेक्स्ट की बात करते हैं। बेसिकली बहुत सारे स्टेट ये फॉल्स क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग के केसेस बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, लेकिन एनएचआरसी ने जब इसे एनालाइज किया तो पता चला कि दीज क्लेम्स आर फॉल्स। सो इन्हीं को संज्ञान में लेते हुए एनएचआरसी ने कुछ रिकमेंडेशन दी है सेंटर को, सो एज टू इराडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। क्या रिकमेंडेशन है हम बात करेंगे। बेसिकली एनएचआरसी ने बोला है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के जो डिफिनीशन है उसको एक्सपेंड किया जाए सो एज टू कवर अदर टाइप्स ऑफ हजार्डियस क्लीनिंग, या फिर नए लॉ बना दिए जाए हजार्डियस क्लीनिंग से जुड़े मैटर्स को डील करने के लिए। द नेक्स्ट सजेशन इज penal actions रिकमेंड किए गए हैं to prevent discrimination and harassment which is faced by the children of the manual scavengers and women manual scavengers। आपने देखा होगा कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, इनके जो बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं या फिर कोई ट्रेडिंग करने जाते हैं तो जो समाज है वो डिस्क्रिमिनेशन वे में देखता है। तो इस प्रकार की स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए ये जरूरी है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के केसेस को खत्म किए जाए। The next suggestion is linking rehabilitation process to schemes under which they can immediately start earning like मनरेगा। यानी कि जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जब इनको एक प्रकार से इस इलीगल वर्क से रिमूव किए जाएंगे तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का भी इंतजाम करना जरूरी है। और उनके लिए सजेशन दिया गया है कि जो भी वेरियस स्कीम्स है उनको उन स्कीम्स में इन्वॉल्व या इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए सो एज टू दे स्टार्ट अर्निंग लाइक मनरेगा, यानी कि मनरेगा जैसे स्कीम्स में इनको इंटीग्रेट कर दिया जाए टू कंप्लीट द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। द नेक्स्ट सजेशन इज इंक्रीज वन टाइम कैश असिस्टेंस फॉर रिहेबिलिटेशन फ्रॉम 40,000 to 1 लाख एंड इट शुड बी पेड डायरेक्टली। यानी कि जो कैश असिस्टेंस दिए जाते हैं अंडर द prohibition of employment as manual scavengers and the rehabilitation act 2013। यहाँ देखिए आपको रिहेबिलिटेशन के लिए वन टाइम कैश भी दिए जाते हैं, तो इस कैश असिस्टेंस को बढ़ाने की जरूरत है। इन्होंने सजेस्ट किया है फ्रॉम 40,000 to 1 लाख एंड इट शुड बी पेड डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट। द नेक्स्ट सजेशन कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनको एक प्रकार से डेजिग्नेट किया जाए, ऑर्डर दिए जाए कि उन्हें लोन देने हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स को एंड देयर डिपेंडेंट्स सो एज टू टेक अप बिजनेस एक्टिविटीज बाय दिस रिहेबिलिटेटेड वर्कर्स। द नेक्स्ट सजेशन इज फैसिलिटेट शिफ्ट टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग वर्कर्स इन ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी। आपको अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होगी कि उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसी में सजेशन दिया गया है कि आपको जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको एक्सटेंड करना है और उसके लिए ट्रेनिंग करने हैं वर्कर्स को इन ऑपरेटिंग द टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट सजेशन इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन द कंसर्न्ड अथॉरिटी। यानी कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स को के केसेस को इराडिकेट करिए, लेकिन ज़्यादातर जो अथॉरिटीज होते हैं वो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं कि हमारे राज्य से या डिस्ट्रिक्ट से मैनुअल स्कैवेंजर्स के केसेस खत्म हो गए हैं, बट जब रियल मॉनिटरिंग की जाती है तो फिर उन राज्यों से डिस्ट्रिक्ट से केसेस नज़र आते हैं। तो अगर इस प्रकार की जो गैपिंग नज़र आती है तो उन कंसर्न्ड अथॉरिटीज की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए, ये सजेशन दिए गए हैं। अगर हम बात करें मैनुअल स्कैवेंजिंग की, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग बेसिकली इट इज रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट, यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं उनका एक रिमूवल फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लेटरिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर स्वेट्स बाय द ह्यूमन। नाम से ही आप देख सकते हो मैनुअल एंड स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग यानी कि रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट एंड मैनुअल यानी कि विच इज डन बाय द ह्यूमन।
ऑफिशियल रिकॉर्ड के डाटा की बात करें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग has led to 376 डेथ ओवर द पास्ट 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 सालों में अप्रोक्स 376 केसेस डेथ के आए हैं विच इज रिलेटेड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसका मतलब क्या है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग भले ही लॉ में प्रोहिबिटेड हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये ऑपरेट हो रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में, और इट इज ऑल बिकॉज जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो अपनी अप्रोप्रिएट ड्यूटी निभा नहीं रहे हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी निभाए तो इस प्रकार के जो केसेस है वो इराडिकेट किए जा सकते हैं। हम बात करेंगे क्या प्रोविजन है मैनुअल स्कैवेंजर इन द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में, इसके बारे में। तो बेसिकली इसके तहत जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया जाता है। मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सेवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये बैन है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंसिनरेटरी लैट्रिन्स से भी बैन किए गए हैं। ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के वर्क को प्रमोट करता है तो फिर वो ऑफेंस होगा, एंड दैट विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। कॉग्निजेबल यानी कि द अथॉरिटी कैन अरेस्ट यू विदाउट इशूइंग वारंट डायरेक्टली, एंड नॉन वेलेबल यानी कि एक बार आपको अरेस्ट कर लिया गया तो यू विल नॉट बी you will not get relief by paying money or court order. It is non-bailable. The next provision is provide this definition of manual scavenging. इस एक्ट में मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेफिनेशन दी गई है। इसके तहत all forms of manual removal of human excreta like open drain, pit latrine, septic tanks, manholes and removal of excreta on the railway track। तो ये सब डायमेंशन कवर है मैनुअल स्कैवेंजिंग में। The next provision is about rehabilitation. So basically one time cash assistance दिए जाएंगे मैनुअल स्कैवेंजर्स को if they skill training to the manual scavengers and one of the adult families members for livelihood, यानी कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं और जो उनके one of the members हैं फैमिली के, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी so as to earn their livelihood. The next provision is responsibility to identify manual scavenger lies with the local authority, यानी कि जो local authority है उनको ये ड्यूटी दी गई है कि manual scavengers आपके अगर रीजन में है तो उन्हें आइडेंटिफाई करिए so as to get these type of benefits and they can contribute in the eradication of the manual scavenging which is also illegal. और जो local authority को डिफाइन किया गया है which is comes municipality, पंचायत, cantonment board या फिर रेलवे अथॉरिटी, ये सब हो सकते हैं। Let's move to the next article, friend. It is about Supreme Court clears redevelopment plan for Central Vista project. Central Vista project इसे आपको जानना जरूरी है। तो बेसिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो लेफ्टिनेंट दिल्ली का एरिया है जो 86 एकड़ में बना हुआ है, इसी में आपको पार्लियामेंट आ जाते हैं, इसी में इंडिया गेट का राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक वाला एरिया आ जाता है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसे रिनोवेट करने का एक प्रकार से इनिशिएटिव है, रीडेवलप करने का इनिशिएटिव है। और आपको भी पता होगा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कवर है। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ऑन द इश्यू कि दिस प्रोजेक्ट लैक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन अवॉर्डिंग क्लियरेंस टू द प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो क्लियरेंस अप्रूवल दिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, इसलिए इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के सामने भेजा गया था बाय वेरियस कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में 2-1 से वर्डिक्ट मिला है, यानी 2 इज इन फेवर 1 इट इज इन अगेंस्ट। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए। क्या ऑब्जर्वेशन है हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप इस प्रोजेक्ट में नहीं बनता है because government is entitled to commit errors or achieve successes in policy matter। याद रखिए फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी में सक्सेस भी हो सकते हैं या फेल्यूर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाए। जुडिशियल रिव्यू तभी होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट करेंगे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है तो फिर कोई भी पॉलिसी का जुडिशियल रिव्यू करने का स्कोप ही नहीं बनता। सो ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज राइट टू डेवलपमेंट इज ए बेसिक ह्यूमन राइट। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है कि डेवलपमेंट बेसिक ह्यूमन राइट है
और नो organ of the state is expected to become an impediment in the process of development, यानी कि कोई भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो डेवलपमेंट में बाधा करे जब तक गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ प्रोसीड कर रही है। तो इसका मतलब जुडिशियरी को भी यह अधिकार नहीं है कि डेवलपमेंट में विघ्न डाले until and unless the government violates the law. In a decent note, जस्टिस खन्ना उन्होंने बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन के टॉपिक पर क्वेश्चनिंग करते हुए कहा है कि एडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड हियरिंग आउट ऑफ द एजुकेशन ऑब्जेक्शन अवॉइड्स ए सेंस ऑफ इनजस्टिस, यानी कि अगर एडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन किया गया अलोंग विद जो ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं इश्यू के बारे में, उसका कंप्लीट हियरिंग होता है तो इससे इनजस्टिस को अवॉइड किया जा सकता है। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है एट द हार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये आप नोट स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो कि राइट टू डेवलपमेंट इज ए बेसिक ह्यूमन राइट एंड देयर इज नो ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम एन इम्पीडिमेंट, यानी कि बाधा नहीं बन सकती इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट फॉलोज द लॉ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आप यूज कर सकते हो मेंस के टॉपिक में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज आरबीआई ऑपरेशनलाइजेज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो आरबीआई ने पीआईडीएफ स्कीम को एक प्रकार से लॉन्च कर दिया है। हम देखेंगे कि क्या ये स्कीम है। तो बेसिकली जो पीआईडीएफ है यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो बेसिकली इट एम्स टू इनकरेज डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस टायर 3 टू टायर 6 सेंटर, यानी कि जो स्टेट्स के टायर 3 से टायर 6 कैटेगरी में आने वाले एरिया है, सेंटर्स है, वहां पर मोर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय किया जाए और स्पेशल फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर ही होगा। स्कीम विल टारगेट मर्चेंट प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट पेमेंट्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, किराना। तो यहाँ पर इन स्कीम्स को एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे so that they can use these infrastructure to make digital payments. PIDF will subsidize banks and non-banks. तो ये बैंक और नॉन बैंक्स को एक प्रकार से सब्सिडाइज करेंगे so that they can deploy the payment infrastructure based upon specific targets being achieved. क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया जाएगा? तो बेसिकली पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग कार्ड पेमेंट इनको डिप्लॉय किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम, जिसमें फिजिकल पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीन आपने देखा भी होगा जो शॉपकीपर्स के पास होते हैं, जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हो और पेमेंट डिडक्शन होता है आपका, उस प्रकार के डिवाइसेस को इन्फ्यूज किया जाएगा। as well as general packet radio service GPRS and quick response code based payment system, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रकार से डेवलप किए जाएंगे। क्या की फीचर है इस स्कीम का, इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली पीआईडीएफ ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इट विल बी मैनेज्ड बाय एडवाइजरी काउंसिल एंड इट विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। याद रखना है फ्रेंड, इट इज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, नॉट आरबीआई गवर्नर। और ये जो पीआईडीएफ स्कीम है ये 3 सालों के लिए ऑपरेशनल होंगे फ्रॉम जनवरी 1, 2021 एंड मे बी एक्सटेंडेड फॉर 2 more years बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस के आधार पर इसको एक्सटेंड किया भी जा सकता है या फिर इसको 3 साल के बाद स्टॉप भी किए जा सकते हैं। इस फंड के तहत 30 लाख न्यू टच पॉइंट्स एवरी ईयर क्रिएट करने का एक प्रकार से टारगेट रखा गया है फॉर डिजिटल पेमेंट। ये टच पॉइंट का मतलब ये हुआ कि द एरिया या फिर 10 पॉइंट होगा जहाँ पे ये डिजिटल पेमेंट किए जा सकते हैं, यानी कि किराना जो गए या फिर जो स्टोर्स हो गए वहाँ पर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाए। फंड है जो कॉर्पस, इस फंड में जो अमाउंट है वो 345 करोड़ है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखिए मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर जो इस फंड के है वो आरबीआई के है। 250 करोड़ इसमें आरबीआई ने डाले हैं। 95 करोड़ जो ऑथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क से, कार्ड नेटवर्क यानी कि जो कार्ड को ऑपरेट करते हैं जैसे वीजा हो गए, मास्टर हो गए, रुपए हो गए, तो यहाँ से 95 करोड़ रुपए इस फंड में आएंगे।
So friends, let's move to the next article. It is about internet shutdowns in 2020 cost India $2.8 billion. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है फ्रेंड्स. बेसिकली क्या कंटेक्स्ट है, तो यूके बेस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म, इस फर्म का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फर्म ने बेसिकली अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया सफर्ड द बिगेस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट. और ये बिगेस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है, तो बेसिकली almost 70% of the total loss of $4 billion to the world economy. यानी कि अगर विश्व भर में जो टोटल इंटरनेट शटडाउन के केसेस देखें तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी उनको $4 बिलियन का नुकसान हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा जो इस लॉस को कंट्रीब्यूट करने का क्रेडिट जाता है वो इंडिया को जाता है, क्योंकि 70% ऑफ द शेयर इज कवर्ड बाय द इंडिया. आप देख सकते हैं $2.8 बिलियन का मतलब हुआ 70% ऑफ द टोटल लॉस इन $4 बिलियन. इसका मतलब इंडिया को काफी ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट झेलने पड़े इंटरनेट शटडाउन के कारण. अब इंटरनेट शटडाउन का क्या डिफिनेशन है, इस रिपोर्ट ने डिफाइन किया है कि बेसिकल इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट, यानी कि जानबूझकर इंटरनेट को डिसरप्ट कर देना या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर देना स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए या फिर स्पेसिफिक लोकेशन में, सो एज टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर जो इंटरनेट शटडाउन एक साल से हुए थे, वो आप इस कैटेगरी में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इंटरनेट शटडाउन कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस मेथड्स. आप देख सकते हो इंटरनेट ब्लैकआउट. इंटरनेट ब्लैकआउट का मतलब हुआ जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं. भारत में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे आइलैंड आर्क्स हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है. सो दैट एरिया विल बी कवर्ड अंडर द इंटरनेट ब्लैकआउट रीजन. द नेक्स्ट इज सोशल मीडिया शटडाउन, यानी कि सोशल मीडिया शटडाउन यानी कि एक्सेस टू पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ये भी सोशल मीडिया शटडाउन की कैटेगरी में आएंगे. द नेक्स्ट इज थ्रोटलिंग. थ्रोटलिंग का क्या मतलब हुआ कि जहां पे जो स्पीड है इंटरनेट का या फिर एक्सेस टू इंटरनेट उसे 2G के स्पीड में रिड्यूस कर दिया जाता है. जम्मू एंड कश्मीर में जब ये एलिमिनेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, तो इंटरनेट स्पीड को पहले तो इंटरनेट ही बंद कर दिए गए थे, कम्युनिकेशन लाइन्स ही बंद कर दिए गए थे. उसके बाद 2G के स्पीड में जम्मू एंड कश्मीर को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई थी. तो हम कह सकते हैं कि वो जो रीजन था जब तक 2G स्पीड उन्हें प्रोवाइड की गई थी, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थ्रोटलिंग. रीजन फॉर इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया की बात करें तो क्या रीजन होते हैं, तो बेसिकली फेक न्यूज सर्कुलेशन को चेक करने के लिए शटडाउन किए जा सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये शटडाउन किए जा सकते हैं, एज वेल एज इश्यूज लाइक प्रिवेंटिंग चीटिंग इन एग्जामिनेशन. अब पता चला कि एग्जामिनेशन हो रहा है और वहां पर हमने इंटरनेट एक्सेस दे दिया, तो देयर कैन बी चीटिंग केसेस व्हिच कैन डिसरप्ट द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव. लेजिस्लेटिव बैकिंग इन इंडिया की बात करें जिसके तहत भारत या फिर इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बैन करते हैं इंटरनेट यूजेज को, तो बेसिकली जो स्टेट्स के वेरियस होम डिपार्टमेंट होते हैं वही शटडाउन को इन्फोर्स करते हैं एंड दे ड्रॉज पावर फ्रॉम द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017. इसके तहत वो सस्पेंड करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी को. बट देयर आर अदर लॉज जिसके कारण इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड आर्टिकल या फिर प्रोविजन इज सेक्शन 144 ऑफ द CRPC 1973 एंड द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्सेट्रा. आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. ये बेसिकली ये जो प्रीवियस आर्टिकल्स था इनके कुछ प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए छूट गया था, तो लेट्स डिस्कस दिस. व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ न्यू पार्लियामेंट. तो बेसिकली ये जो करंट पार्लियामेंट है 1927 में बिल्ड किया गया था एंड दिस पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है इट इज नॉट ऑन सच एडवांस कि ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर को एक प्रकार से शूट करता है. रेदर इट वाज बिल्ट टू हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज लोकसभा के लिए बिल्ड किया गया था. Also
करंट पार्लियामेंट जो है वो सिग्निफाई करते हैं इंपीरियल ओरिजिन के, क्योंकि ये इंग्लिश के ही द्वारा बनाए गए थे, एंड माइट नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द एस्पिरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन सिटीजन। द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग डज नॉट अवॉइड बाय द सेफ्टी नॉर्म। तो जो भी सेफ्टी नॉर्म बिल्डिंग के लिए होते हैं दिल्ली में या फिर दिल्ली एनसीआर रीजन, वो सेफ्टी नॉर्म को अवॉइड नहीं करता एंड इज नॉट अर्थक्वेक प्रूफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट रिसेंटली पीएम मोदी ने स्टेटमेंट जारी किए हैं बेसिकली ब्लू इकोनॉमी के बारे में, कि ब्लू इकोनॉमी इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ब्लू इकोनॉमी अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इमर्जिंग इकोनॉमी है। हम बात करेंगे इनके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो ब्लू इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली इसके तहत जो भी ओशियन रिसोर्सेस है, ओशियन रिसोर्सेस में क्या हो सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, फिशरीज हो सकते हैं, जो ट्रेड होते हैं ओशियन रूट से वो हो सकते हैं, पॉलीमोटालिक नोड्यूल्स हो सकते हैं। तो ये सब ओशियन रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। तो दैट्स व्हाई ब्लू इकोनॉमी पोजेसेस सिग्निफिकेंस एंड इट मींस, ब्लू इकोनॉमी का मतलब हुआ कि जो भी ओशियन रिसोर्सेस है उनका सस्टेनेबल यूज किया जाए फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, improving the livelihoods and job creation while preserving the health of the ocean ecosystem। यानी कि यूज तो करना ही है, साथ ही साथ जो ओशियन इकोसिस्टम के हेल्थ है उन्हें भी प्रिजर्व करने, दैट मीन्स सस्टेनेबल यूज। ब्लू इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो क्या स्टेटस है भारत में इसका? तो टोटल इकोनॉमी का 4.1% शेयर ब्लू इकोनॉमी से आता है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो ब्लू इकोनॉमी के हैं, फिशरीज, डीप सी माइनिंग एंड ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन मेक्स अप द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं पोटेंशियल ऑफ ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करने के लिए? तो आपको पता होगा सागरमाला प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड इट इज एन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जिसके तहत जो भारत के कोस्टल स्टेट्स है उनके जो पोर्ट्स है उनको एक प्रकार से रेनोवेट एंड डेवलप किया जाए through the extensive use of IT enabled services for modernization of ports। The next measure is मत्स्य संपदा योजना गवर्नमेंट चलाती है, जिसके तहत जो फिश प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना है by additional 70 lakh tons as well as increasing fisheries export earning to 1 lakh crore by 2024-25। यानी कि 2024-25 आते आते जो इनकम है एक्सपोर्ट से, फिशरीज एक्सपोर्ट से, उनको बढ़ाना है 1 लाख करोड़ तक। ये ऑब्जेक्टिव है मत्स्य संपदा योजना का। तो ये टारगेट आप याद रखो, क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार के फैक्चुअल डाटा आजकल पूछ रही है। इस बार के प्रीलिम्स क्वेश्चन में आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार के फैक्चुअल डाटा यूपीएससी पूछने लगी है, बट इट डजंट मीन कि सारे फैक्चुअल होती है, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहे हैं, एंड दैट क्वेश्चन डेफिनेटली हैव सिग्निफिकेंस पोजीशन इन इटसेल्फ। The next measure is coastal economic zones, इसे भी डेवलप किए जा रहे हैं। कोस्टल इकोनॉमिक जोन का क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली हमारे जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, लेट्स से महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ये सब जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इनके जो डिस्ट्रिक्ट जो कोस्टल रीजन में आते हैं उनको डेडिकेट किया जाए कोस्टल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर इकोनॉमिक इंसेंटिव दिए जाए, so that more industry, more startups can come there and they can be utilized for export of their products, so that जो कॉस्ट उन्हें लगे काफी कम लगे और एक्सपोर्ट बूस्ट किया जा सके। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सागरमाला इनिशिएटिव के ही तहत ये कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जा रहे हैं, एंड इट कवर्स ऑल मैरीटाइम स्टेट्स। कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स स्पेशल इकोनॉमिक रीजन ही है जिसमें ग्रुप ऑफ कोस्टल स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं, और उन्हें एक प्रकार से लिंक किया जाता है पोर्ट से इन दैट रीजन। पॉलीमेटालिक नोड्यूल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो ओशियन बेड से निकाले जाते हैं, और इंडिया को सैंक्शन भी मिला है, सैंक्शन यानी कि अप्रूवल मिला है इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी से कि वो डीप सी माइनिंग करके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन। तो बेसिकली सेंट्रल इंडियन ओशियन ओपन ओशियन है, दैट्स व्हाई हमें परमिशन लेनी पड़ रही है। अदरवाइज जो टेरिटोरियल वाटर होता है इंडिया का, उसे उसमें भारत विदाउट टेकिंग परमिशन दे कैन एक्सट्रैक्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल।
तो अगर हम बात करें ब्लू इकोनॉमी के सिग्निफिकेंस की, तो देख लीजिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन ये करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में, मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट, क्योंकि 80% ऑफ द ट्रांसपोर्ट गुड्स traded are transported by the sea and the volume of seaborne trade is expected to double by 2030 and quadruple यानी कि 4 times by 2050। और वास्ट मैनेजमेंट, क्योंकि 80% ऑफ द लिटर यानी गंदगी जो ओशियन में आ रहे हैं वो लैंड बेस्ड सोर्सेज से ही आ रहे हैं, तो बेटर वास्ट मैनेजमेंट लैंड पर अगर किया जाएगा तो डेफिनेटली ओशियन रिकवर हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के इश्यू आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज हो रहा है, कोस्टल इरोजन, चेंजिंग ओशियन करेंट पैटर्न्स, एसिडिफिकेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है जो ओशियन में रेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एंड एट द सेम टाइम ओशियन आर एन इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट स्पीसीज है और जो ओशियन में मौजूद है, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब एक्सेसिव हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड prevents from the rising of the temperature at the global level and helps in mitigating climate change। और टूरिज्म के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट कोरल्स, इंडोनेशिया या जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो बहुत सारे देश है वो टूरिज्म पर ही आधारित है, सिंगापुर को भी आप ले सकते हो। So important contribution है ब्लू इकोनॉमी का, that's why India is taking a step to harness and to strengthen their blue economy, और इससे सरकार को आने वाले समय में एक प्रकार से रेवेन्यू अच्छी से अच्छी प्राप्त हो सकती है। Let's move to the shorter news friends। It is about Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)। तो क्या कंटेक्स्ट है, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट। सबसे पहले आप मैप में इन देशों को आइडेंटिफाई करिए और इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज को आप देखिए कि कौन कौन से हैं। मैप में आप अगर आइडेंटिफाई करोगे तो आपको मैप मार्किंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और यूपीएससी मैप मार्किंग में काफ़ी अच्छे 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। तो द कंटेक्स्ट इज कि दीज कंट्रीज नेगोशिएशंस रिज्यूम करेंगे सो एज टू रिजोल्व देयर डिस्प्यूट ओवर द ग्रांड इथियोपियन रेनेसां डैम। तो हम बात करेंगे इस डैम के बारे में, उनके इश्यू में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इट इज ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कंप्लीशन के ही कगार पर है, और इस डैम को बनाया क्या किस पर जा रहा है, तो ये याद रखिए ब्लू नाइल रिवर। और ब्लू नाइल रिवर तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज से पास करते हैं, लेकिन इथियोपिया में इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो लार्जेस्ट डैम अफ्रीका में होगा। व्हाइट नाइल रिवर एंड ब्लू नाइल रिवर दो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं नाइल के, एंड द ब्लू नाइल सप्लाइज 80% ऑफ द वाटर इन द नाइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बस आप हमें ये बता दीजिए कि जो नाइल रिवर का माउथ है वो कौन से सी में है, कौन से सी में जाके गुजरता है। आपके ऑप्शन पर्शियन गल्फ, आपके ऑप्शन रेड सी, मेडिटेरेनियन सी। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड्स फॉर ऑल। ये जो उज्ज्वला स्कीम है और स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, ये दोनों जो स्कीम है इसके 6 इयर्स हो गए हैं जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो हम बात करें इन दोनों स्कीम्स के बारे में। तो दोनों जो प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, विच इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ पीएसयूज विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन स्कीम्स का, तो बेसिकली एफिशिएंट लाइटनिंग प्रदान करना, सिटीजन्स को अवेयरनेस इनहांस करना ऑन यूजिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट that reduces electricity bills and help preserve the environment as well। उज्ज्वला स्कीम की बात करें तो इसके तहत एलईडी बल्ब्स, एलईडी ट्यूबलाइट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट फैन ये प्रदान किए जाते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, सो दैट जो कन्वेंशनल एंड इनएफिशिएंट वेरिएंट है, चाहे वो लाइट हो सकते हैं चाहे फैन हो सकते हैं, उनको रिप्लेस किया जाए और अल्टीमेटली एनर्जी कंजम्पशन किए जा एनर्जी कंजर्व किए जा सके। आपने भी इस स्कीम को इस फायदा तो उठाया ही होगा। जो एलईडी बल्ब होते हैं गवर्नमेंट एलईडी बल्ब, इनको आप एक्वायर करते होंगे सब्सिडाइज्ड रेट पर एज कंपेयर टू द मार्केट बल्ब्स विच आर वेरी कॉस्टली। और अगर हम स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम की बात करें तो जो कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स है उनको स्मार्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट एलईडी से रिप्लेस करना है अक्रॉस इंडिया। दोनों का ऑब्जेक्टिव यही है, एनर्जी कंजर्वेशन, सो एज टू मिनिमाइज द कार्बन फुटप्रिंट एंड प्रिवेंट GHG इमिशंस। जो थर्मल पावर प्लांट्स
सबसे होते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इस आयोग के बारे में हम जानेंगे। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, इन्होंने कंट्री वाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं गौ विज्ञान काउ साइंस के ऊपर। हम बात करेंगे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में। तो बेसिकली दिस आयोग इज ए परमानेंट एडवाइजरी बॉडी, याद रखिए परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी, एंड इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है। और क्या फंक्शन है इसके, तो बेसिकली टू ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। तो जो एनिमल का पालन पोषण है उसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन के अकॉर्डिंग किया जाए, इस फील्ड में काम करना। एलोंग विद टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड। तो जो ब्रीड्स है, जो नस्ल है एनिमल्स के, उनको प्रिजर्व किया जाए, इस प्रकार इस क्षेत्र में कदम लिया जाए। प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ काउज calves एंड अदर मिल्क एंड ड्राउट कैटल। तो जो काउ एंड calves एंड अदर मिल्क गिविंग, मिल्क यानी कि मिल्क गिविंग कैटल है, उनके स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट किया जाए। और दिस आयोग फंक्शंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन बेसिकली इट इज ए प्रोजेक्ट अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। तो ये आप याद रखिए फ्रेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट cigarettes and other tobacco products, prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, amendment bill 2020। इसके बारे में तो बेसिकली ये ड्राफ्ट स्टेज में है, तो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जब ये एक्ट बन जाएगा तो ऑलरेडी ये न्यूज आएंगे, बट लेट्स डिस्कस सम प्रोविजंस अबाउट इट। दिस ड्राफ्ट बिल हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और कुछ अमेंडमेंट्स इसमें सजेस्ट किए गए हैं। तो जो लीगल स्मोकिंग एज है, यानी कि वो व्यक्ति जो स्मोकिंग कर सकते हैं एंड दैट विल बी लीगली वैलिड, उसको 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए। और जो लूज सिगरेट है, लूज सिगरेट यानी कि जो क्वालिटी वाले सिगरेट नहीं है, उनको बैन किए जाए। डूइंग अवे विद स्मोकिंग रूम्स एट एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट एंड होटल। जो रेस्टोरेंट, होटल्स, एयरपोर्ट जो स्मोकिंग रूम डेडिकेट करते हैं स्मोकर्स को, इन सबको खत्म करना। साथ ही साथ अगर पब्लिक में स्मोकिंग किया जाता है तो उस पर फाइन लगेंगे, ये भी प्रपोज किया गया है। मतलब फाइन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन 200 से 2000 कर दिए जाएंगे। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की भी बात कही गई है। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टिंग इलिसिट सिगरेट्स और टबैको प्रोडक्ट, यानी जो इलीगल सिगरेट्स या फिर टबैको प्रोडक्ट्स को अगर आप इम्पोर्ट या मैन्युफैक्चर करते हो तो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट के प्रोविजंस किए गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट बायोडाइजेस्टर। क्या न्यूज है, तो बेसिकली पुणे मेट्रो ये बायोडाइजेस्टर, डिजेस्टर नहीं बायोडाइजेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO so as to treat human waste and recycling water consumed by पुणे मेट्रो। यानी पुणे मेट्रो रेल में जो वाटर कंज्यूम होते हैं उनको ट्रीट किए जाएंगे, एज वेल एज जो ह्यूमन वेस्ट है उन्हें भी ट्रीट किया जाएगा बाय द स्पेशल टेक्निक विच हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO, दैट इज कॉल्ड बायोडाइजेस्टर। तो बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली, कोस्ट इफेक्टिव, डिसेंट्रलाइज, ऑन साइट ह्यूमन वास्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, जो एनारोबिक का मतलब वैसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑपरेट करते हैं एंड दे बेसिकली डिग्रेड्स द वेस्ट। और ये एनारोबिक माइक्रोबियल आपको पता है बैक्टीरिया हो सकते हैं दैट डज नॉट नीड ऑक्सीजन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोडाइजेस्टर्स आर फर्टिलाइजर एंड बायोगैस। तो अच्छी बात है, फर्टिलाइजर और बायोगैस एंड प्रोडक्ट है इसके। बायोडाइजेस्टर्स आर सुटेबल फॉर एम्बिएंट एज वेल एज सब जीरो टेम्परेचर ऑफ हिमालयन रीजन। तो इसे हिमालयन रीजन में भी स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, ग्लेशियर रीजन में भी, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, कोस्टल रीजन। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेटिक लिमिटेशन है कि ये इस क्लाइमेट में काम करेंगे, वहाँ नहीं काम करेंगे। इट इज सुटेबल फॉर एम्बिएंट एज वेल एज सब जीरो टेम्परेचर रीजन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, यानी कि NCS। क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली NCS ने जियो फिजिकल सर्वे स्टार्ट कर दिए है ओवर द दिल्ली रीजन, सो दैट जो एक्यूरेट असेसमेंट है सेस्मिक हजार्ड्स का उसे किया जाए। Why this initiative has been taken? Because Delhi and the surrounding region एक्टिव सेस्मिक जोन के कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक ट्रेमर्स तो आते ही रहते हैं।
तो मेजर ट्रेमर्स आने की भी संभावनाएं जताई जा रही थी, बिकॉज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे थे लास्ट ईयर में, आपने भी देखा होगा। दैट्स वाई इस सर्वे को इनिशिएट किया गया है। और क्या बातें कही गई हैं, तो जो मेजरमेंट्स है उसे कंडक्ट किए जाएंगे 3 मेजर सेस्मिक जोन में, विच इज महेंद्रगढ़, देहरादून फॉल्ट लाइन, सोहना फॉल्ट लाइन एंड मथुरा फॉल्ट लाइन। तो ये आपको फॉल्ट लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है। एनसीएस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत आते हैं। एंड इट इज द नोडल एजेंसी जो मॉनिटर करते हैं अर्थक्वेक एक्टिविटीज को पूरे देश भर में। अपार्ट फ्रॉम अर्थक्वेक मॉनिटरिंग, एनसीएस इज आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सेस्मिक हैजार्ड माइक्रोजोनेशन एंड सेस्मोलॉजिकल रिसर्च। सेस्मिक हैजार्ड माइक्रोजोनेशन यानी कि जो इंडिया है, आपको पता है टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेयर अराइव्स, में हिमालयन रीजन काफी ज्यादा हाई सेस्मिक जोन में, रिस्क जोन में आता है। तो जब ये इस प्रकार से डिमार्केट किए जाते हैं, हाई सेस्मिक जोन, लो सेस्मिक जोन, मॉडरेट सेस्मिक जोन, तो उनको हम कहते हैं सेस्मिक हैजार्ड माइक्रोजोनेशन। द लास्ट आर्टिकल इज अबाउट टॉय कैथॉन 2021। इसके तहत स्टूडेंट्स, टीचर्स, डिजाइन एक्सपर्ट्स, टॉय एक्सपर्ट्स एंड स्टार्टर, इन सबको एक साथ लाया जाएगा टू क्राउड सोर्स आइडियाज फॉर डेवलपिंग टॉयज एंड गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड, तो वैसे टॉयज एंड गेम्स डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा इसके तहत जो इंडियन कल्चर एंड एथिक्स के ऊपर आधारित होगा। और इसके लिए स्टूडेंट, टीचर, डिजाइन एक्सपर्ट सबको एक प्रकार से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। जैसे हैकाथन होता है उसी प्रकार से टॉयकाथन है। इट विल हेल्प इंडिया डेवलप इनटू ए ग्लोबल हब फॉर टॉयज एंड गेम्स, तो भारत को एक प्रकार से मदद मिलेगी टू बिकम ग्लोबल हब फॉर टॉयज एंड गेम्स। इट विल आल्सो हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इथोस एंड वैल्यूज जो इंडियन कल्चर्स के होंगे फ्रॉम द टॉयज। एन एस्टिमेटेड 70 to 80% ऑफ द मार्केट डिमांड फॉर टॉयज, यानी कि भारत में जितने भी टॉयज आप देखते हैं बच्चों के लिए, उसका 70 to 80% जो मार्केट है, मार्केट डिमांड है, वो इंपोर्ट से फुलफिल होता है। तो काफी एक प्रकार से चिंता का विषय है कि भारत में इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स, फिर भी टॉय की डिमांड हमारे फॉरेन से फुलफिल होते हैं, यानी कि चाइना से फुलफिल होते हैं। तो अगर चाइना से डिपेंडेंसी हटाना है तो इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ही होगा। एंड आपको हैरानी होगी कि चाइना कंट्रीब्यूट 75 to 85% इन द टॉयज that are demanded by the Indian children. So friends, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।